हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 8 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अभ्यास को हल करने से पहले हम इस अध्याय का जो सारांश है, जो समरी है, जो मुख्य बिंदु हैं, उसे जान लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। पानी गर्म होने पर जब जलवाष्प का रूप ले लेता है तो यह प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहलाता है। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। जब यही जलवाष्प ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदों में बदल जाते हैं तो यह संघनन या कंडेंसेशन कहलाता है। जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। तापन व शीतलन यानी कि गर्म करके या ठंडा करके। तो तापन व शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल लेता है। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प बन जाता है और पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं वे हैं संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। ये सारे कारक हैं जो वाष्पीकरण को धीमा या तीव्र करते हैं। वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। आगे है वायु में विद्यमान जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। आगे है पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र या वाटर साइकिल कहा जाता है। हमने वाष्पीकरण और संघनन की अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन यानी के ऑब्जर्वेशन, प्रश्न करने यानी के क्वेश्चन और संभावित कारण एवं प्रयोग इत्यादि की प्रक्रिया का उपयोग किया है। और आइए और अधिक सीखें, यानी कि इसका अभ्यास यहां से शुरू होता है। प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है, उस पर आपको टिक करना है। ऑप्शन है जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, ये तो संघनन नहीं कहलाता, ये तो वाष्पन हो जाएगा। जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का प्रक्रम, ये भी तो वाष्पन ही होगा। छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना, चलिए ये भी अभी क्या है कि छोटी बूंदें मिलकर के जो है बादल बने हैं। यहाँ पे घ नंबर पे है जलवाष्प की उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो ये मेन यहाँ पे जो है आंसर यही होने वाला है, घ नंबर, क्योंकि जलवाष्प का जब द्रव में परिवर्तन होता है, जब जलवाष्प ठंडी होकर फिर से जल की बूंदों में परिवर्तित होते हैं, तब जो है वो प्रक्रिया संघनन कहलाता है। तो इसका उत्तर घ हो जाएगा सही में। 2 नंबर में आते हैं, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? रंग भरने में, अगर हम रंग भरते हैं क्रेयॉन से। दूसरा ऑप्शन है पानी के रंगों से। तीसरा ऑप्शन है एक्रेलिक रंगों से। चौथा ऑप्शन है पेंसिल रंगों से। तो इसमें पानी का जो रंग होता है उसको सूखने में टाइम लगेगा, तो इसमें जो है अगर आप पानी के रंगों से रंग भरते हैं तो इसमें वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये वाला इसका सही जवाब होगा।
और इसी का काम है कागज पर लिखना। इसमें ऑप्शन दिया गया है पेंसिल से, स्याही वाले पेन से या बॉल पॉइंट पेन से। तो इसमें स्याही वाले पेन से जब आप लिखेंगे तो इसमें इंक को जो है सूखने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका होगा स्याही वाले पेन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण आसपास की गर्मी अवशोषित हो जाती है और आसपास का स्थान ठंडा हो जाता है। प्लास्टिक की घास से वाष्पन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 है, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं अल्कोहल, सिरका एवं दूध इत्यादि। ये सब भी द्रव के रूप में होते हैं और इनमें भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये भी सूखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है? यानी कि अगर हम कपड़ों को पंखे के नीचे सुखाते हैं तो कपड़े किस तरह से सूख जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जबकि पंखे की वजह से तो और ठंडकपन बढ़ता है, गर्मी तो बढ़ती नहीं है, तो कपड़े कैसे सूख जाते हैं? चलिए, तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, हम गीले कपड़े सुखाने के लिए पंखे का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह गीले कपड़ों के आसपास हवा की गति को बढ़ाता है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और आर्द्रता कम होती है। इसलिए वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी कपड़े उतनी ही तेजी से सूखेंगे। ठीक है, ये वाष्पीकरण के दर को बढ़ा देता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रायः जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहां इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताएं कि ऐसा क्यों है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, नाली से निकाली गई कीचड़ में बहुत से तरल यानी कि द्रव अपशिष्ट होते हैं जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ जाता है। जितना अधिक द्रव्यमान ले जाना होगा उतना ही अधिक परिवहन पर यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होगा, इसलिए इसे सूखने दिया जाता है। इसके अलावा हानिकारक सूक्ष्म जीव एवं कीटाणु गीले कचरे में अधिक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे कि जैसे जैसे कीचड़ सूख जाती है इसे हटाने के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वे दैनिक जीवन की गतिविधियां जिनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है। पहला, गीले कपड़े का सूखना। दूसरा, घरों के फर्श पर पोछा लगाने के बाद फर्श का सूखना। तीसरा, शरीर के पसीने का सूखना इत्यादि। इस प्रकार दैनिक गतिविधियों से हमें पता चलता है कि
वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य ताप पर भी यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी लगातार होती रहती है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है यानी कि मौजूद है। इस प्रश्न के उत्तर में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में पृथ्वी के ध्रुवों पर, पहाड़ों की चोटी पर और ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में मौजूद है। प्रश्न संख्या 9 है, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। इस कथन पर विचार करें, अपने विचार साझा करें। इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि जल हमारा अधिकार होने से पहले हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा हिस्सा ही मनुष्यों एवं अन्य जीवों के उपयोग के लिए उपयुक्त है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण उद्योग धंधों तथा अन्य विकास कार्यों में जल का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो चुका है, इसलिए यह हमारा अधिकार है कि हमें स्वच्छ जल मिले। साथ ही हमारी यह जिम्मेदारी भी है कि हम इसे समझदारी से उपयोग करें और बर्बाद करने से बचें। और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हम दो पहिया वाहन की गर्म सीट को गीले कपड़े से पोंछकर ठंडा कर सकते हैं। हम सीट पर जल डाल सकते हैं और उसे पोंछ सकते हैं। जल वाष्पित हो जाएगा जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा, यानी कि वो ठंडी हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा यह सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।